नमस्कार। आज हम आपका जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके टॉपिक गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि आपका बोर्ड का जो पेपर बनेगा वो इस टॉपिक के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। हम लगभग 4 लेक्चर गॉस लॉ पर करेंगे, जिसकी शुरुआत आज कर रहे हैं। और गो स्लो आपके चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक भी है। और हम गो स्लो पे लगभग 4 वीडियो या 4 लेक्चर यहाँ से करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, गो स्लो के बारे में जब मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तो मैंने वहां भी बताया था। मैं आपको वापस से आज बता देता हूँ। Gauss law applicable only for closed surface, ठीक है। It apply only on closed surface। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या होता है? जो 3D फिगर्स होती हैं, ठीक है। गोस लो 2D फिगर्स पे काम नहीं करता है। गोस लो केवल 3D फिगर्स पे काम करता है, ठीक है। ये एक चीज आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, ठीक। अब गोस लो बेसिकली है क्या? गोस लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही कैलकुलेट करने का तरीका है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला था फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, या उसको आप कह सकते थे ई ए कोस थीटा, वेयर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं पहली वीडियो में। फिर भी मैं आपको अगर बताऊं कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इसका ए और बी इसकी दो साइड्स हैं, तो ए बी इनका एरिया हो जाएगा और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो ये है इसको ये वेक्टर कहते हैं। पूरी डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अगर अभी ये बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको एरिया वेक्टर के बारे में पता होगा। नहीं पता होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। बिना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गॉस फ्लक्स नहीं पढ़ा जा सकता है, वो वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। अब गोस लॉ भी मैं बताना क्या चाहता हूँ कि गोस लॉ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कैलकुलेट करता है। लेकिन गोस ने क्या कहा कि अगर आपको किसी भी सरफेस का, क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आपको उस सरफेस में जो एनक्लोज्ड चार्ज है Q, उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। मतलब आपको इस फॉर्मूले की, इन कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। गोस लॉ कहता है कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जो क्लोज्ड बॉडी के अंदर, जो क्लोज्ड फिगर के अंदर, आपके पास जो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, टोटल चार्ज है, उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात करूं, गोस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड surface is 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed inside that surface।
यही मैंने बताया। गोसलो ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। जैसे जैसे कि आपके पास ये कोई सरफेस है और इसमें क्यू चार्ज है, ठीक है, आपके पास ये गोला है, इसमें क्यू चार्ज है, तो ये कहता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बस खत्म, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो आप करते हैं कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, उसकी जरूरत नहीं है, गॉस लॉ ये कहता है। ठीक, अब हम जो गोसलो कहते हैं, जो गोस साहब कहते हैं, वो सही कहते हैं इस चीज के लिए। अब हम उनके स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अब वो डेरिवेशन क्या है या उनके स्टेटमेंट को आप किस तरह से कि आपको विश्वास हो जाए जो गोस साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब क्या है कि ये कोई गोला है, ठीक, कोई गोला है, जिसकी जो रेडियस है वो आर है। ये गोला है, इसकी रेडियस आर है। ठीक, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सरफेस काट लिया है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये फ्रेश है, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये हमने एक छोटा सा सरफेस काट लिया है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है क्या, डी ए। ठीक है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जिसको मैंने नाम दे दिया है एन कैप। ये जो छोटा सा एरिया हमने लिया है डी ए, इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, जिसको हमने एन कैप नाम दिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी तरह से मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे भी काट सकता हूँ, मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे भी काट सकता हूँ, मैं कहीं भी इस पे एरिया काट सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अभी के लिए ये एरिया काट लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, वो है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। ठीक है, पूरा डेरिवेशन हमेशा की तरह, जैसे कि मेरी आदत है कि मैं एक एक चीज को लिखवा के शुरू कराता हूं, ताकि आप लोग उसको एज इट इज अपने नोट्स में कॉपी कर पाए। ठीक, तो पहले हम लिख लेते हैं हमने किस तरह से शुरू किया है। लेट अस कंसीडर a sphere of radius r। यहीं पे एक चार्ज है q सेंटर पे, ठीक है, which encloses a point charge क्या, q at its, हम इसको कहीं भी ले सकते हैं लेकिन सेंटर पे रखने से हमारी कैलकुलेशंस थोड़ा सही हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया है जो हमने स्फेयर लिया है उसके बारे में। नाउ डिवाइड that sphere into small area element, क्या है, डी ए। यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए। अब मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि अगर मेरे पास ये कोई स्फेयर है, ठीक है, ये कोई स्फेयर है और इस पर कोई ये पॉइंट है और मैं इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इस पॉइंट से
आर जो होगा, जो स्फेयर का या सर्कल का सेंटर जो होगा ना, सेंटर हमेशा वो इस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सबको पता है ना कि मेरे पास अगर ये कोई सर्कल है, सर्कल सही नहीं बन रहा है, सर्कल सही बना देते हैं हम लोग। मेरे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पर ये कोई पॉइंट है और इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ये। तो इस टेंजेंट से जो सर्कल के या स्फेयर के सेंटर को अगर मैं मिलाऊंगा, जो कि इसकी रेडियस होगी, वो हमेशा इस टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं इस टेंजेंट से यहां पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा सर्कल के या फिर स्फेयर के सेंटर से होकर पास करेगा। मैं वापस से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई सर्कल है, उस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा सर्कल के या स्फेयर के सेंटर से होकर जाएगा। लेकिन कभी भी किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होता है, हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा एक लाइन पर, जो कि एक हमने टेंजेंट बना लिया है। और टेंजेंट के इस पॉइंट पे अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो वो हमेशा सर्कल के या स्फेयर के सेंटर से होके जाएगा, जो चीज मैंने आपको यहाँ से समझाई हुई है। ठीक, अब बात आती है कि ये चीज यहाँ बताने की जरूरत क्यों पड़ी। ये चीज यहाँ बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो यहाँ पे आपने बहुत छोटा सा जो एरिया लिया है, इसका जो एरिया वेक्टर n है, वो कुछ इस डायरेक्शन में ना होकर जो हमने बनाया है, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कुछ। मतलब एरिया वेक्टर जो है, अगर मैं उसको पीछे तक बढ़ाऊंगा, तो वो सेंटर से होते हुए पास करेगा। और क्लियरली बताऊं तो ये जो क्यू चार्ज मैंने सेंटर पे रखा है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, उनकी डायरेक्शन और आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही होगी। मतलब जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो जीरो होगा। जीरो क्यों हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, वो इस पॉइंट तक रेडियस पे जो जा रही है वो परपेंडिकुलर होगी, और एरिया वेक्टर जो है आपका वो भी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है। तो अगर एरिया वेक्टर को आप पीछे बढ़ाएंगे तो वो सेंटर से होके जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो एंगल है आपका एरिया वेक्टर का, किसके साथ? जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो 0 डिग्री है। ठीक, अब हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैं डी फाई के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं तो क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि मुझे पूरे सरफेस का निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाई। ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब डी ए की बाद आ गया है कॉस 0, तो फाई ई। अब डी ए क्या है? डी ए का मतलब है कि जो ये हमने छोटे एरिया लिया है, अगर मैं इस पूरे स्फीयर को ऐसे छोटे 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 एरियाज में अगर मैं काट लेता हूं, अगर मैं इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे ऐसे पार्ट में काट लेता हूं, तो वही डी ए है। और जब मैं उन सब एरियाओं को मिलाऊंगा, जितने भी एरिया मेरे पास है, मैं उन सब का जब सम करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो वो मेरे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ दैट स्फीयर। और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें पता है, वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? आर वो पॉइंट है जहां पर हम अपने ये जो हमने चार्ज रखा है, इसके वजह से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे है, इस पर्टिकुलर जगह पे है, वो मुझे पता लगानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, उसका ये फॉर्मूला है। अब मैं इस ई की वैल्यू को पुट कर देता हूं यहाँ पे, फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर क्यू इज इक्वल्स टू total charge enclosed inside the sphere या closed surface, and epsilon naught is the permittivity of free space, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 10⁻⁻12। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए। मैं आपको यहाँ पे गोस लॉ के पूरे यूज के लिए आपको क्या करना है और किस तरह से आप गोस लॉ को अच्छे से जान पाएंगे, 5 पॉइंट बताऊंगा। और उसके बाद ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गोस लॉ आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका गोस लॉ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैं क्या बताना चाहता हूं। आइए, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक, ये आपके पास एक क्यूब है। क्यूब बना लेते हैं हम लोग। ठीक, और ये आपके पास कोई भी क्लोज सरफेस है। इसके अंदर यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, और यहाँ पे क्यू चार्ज है। ठीक, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दीज 3 सरफेसेस, क्लोज्ड सरफेसेस? तो वो होगा, क्या थी डेफिनेशन, क्या थी गोस लॉ की डेफिनेशन? बताइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। ठीक, तो इन सब के अंदर क्या है, क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हर एक डायग्राम के लिए, हर एक फिगर के लिए, हर एक क्लोज्ड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया है वो आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्या है, डेफिनेशन तो यही कहती है ना कि जो चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर, इनसाइड, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दीजिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, लिख देता हूं मैं अच्छे से, अकॉर्डिंग लिख देता हूं यार, जल्दी नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फॉर एनी, for any closed surface irrespective of its shape and size, electric flux is q upon epsilon naught. According to Gauss law, for any closed surface, irrespective of its shape and size, electric flux is E upon epsilon naught. Shape और size कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q, Q मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देना है।
एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरा पॉइंट इसमें समझ लीजिए आप। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट, मेरे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक दूसरा स्फीयर, इसमें चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है -2 क्यू, यहाँ पे चार्ज है +4 क्यू, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू, -2 क्यू, +4 क्यू, और एक चार्ज यहाँ पे है +5 क्यू। ठीक, तो मेरे पास इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? +q -2q +4q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, क्या हुआ बताओ? 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई यही था ना डेफिनेशन, सही है। इसके लिए फ्लक्स क्या है मेरे पास? +q -2q +4q +5q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जी नहीं, ये है गलत। क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज होगा उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो भी 3q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अगर क्लोज सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज है, क्लोज सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज है, तो इसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक, क्या ये बात समझ में आई? इसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है। वेरी गुड। अब मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ लैंग्वेज की फॉर्म में। क्या लिखना है? थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम नजर आए थोड़े बहुत और आप समझ पाए उससे। अब आपको क्या लिखना है? Q इज द सम ऑफ ऑल चार्जेस enclosed by the surface, the charges, ये इंपॉर्टेंट बात अब मैं लिखने जा रहा हूं, may be located anywhere, may be located anywhere inside the surface। ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही चार्ज हो, बॉडी पर कहीं भी हो सकते हैं। that q does not include charge outside closed surface। जो हमने यहाँ पे आपको 5q के लिए बताया था कि ये नहीं इंक्लूड होगा, उसको हमने लिखवा दिया है। क्या? कि q इज द सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड की स्पेलिंग हो गई है गलत, हम वापस सही कर देते हैं। ठीक है, enclosed by the surface, the charge may be located anywhere inside the surface, that q does not include charge inside closed surface। बात समझ में आई? ठीक है, कोई परेशानी हो तो बताइए। अब इसमें आता है एक तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो Q हमने कहा है कि ये इंक्लूड नहीं होगा, ये क्यों इंक्लूड नहीं होता है, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ इंक्लूड नहीं होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, वो रीजन उससे पहले आप जान लीजिए। मान लीजिए जो Q यहाँ पे बाहर रखा है ये, ठीक, और इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से कुछ निकल रही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, और यहाँ पे मैंने छोटा छोटा सा जो है, जो स्मॉल एरिया है वो काट लिया है इन 3 पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करी है आपको। यहाँ पे मैंने ये छोटा छोटा सा एरिया DA काट लिया है। ठीक है,
इसका जो डीए का जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे देखने को मिलेगा। समझाने के लिए तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा, जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट मैक्सिमम अगर आप कर रहे होंगे, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर हमेशा 0 होगा। ठीक है, उसी कंडीशन में मैंने एरिया वेक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही मान लिया है। ये वाला एरिया जो है मैंने 1 माना है, ये वाला एरिया 2 और ये वाला एरिया 3 माना है। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताइए, सेम यहीं पे मैं इस 1 के लिए सिर्फ कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा एरिया काट लिया है, सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी एरिया वेक्टर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे मान लिया है मैक्सिमम निकालने के लिए। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, इसको मैंने 4 नाम दे दिया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे φ1 निकालने की कोशिश करता हूँ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर E है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर E है और एरिया जो है, एरिया वेक्टर वो dA है, लेकिन हम इस dA को पूरा कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए A लिख देते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि अभी मैं सब कुछ सिर्फ इस सिंगल पे ही बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। E और cos थीटा, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड है, मतलब एरिया वेक्टर इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 180। तो ई ए cos 180 की वैल्यू होती है क्या -EA, और अगर मैं φ4 की वैल्यू निकालूंगा तो वहां पे होगा EA cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आएगी क्या EA cos 0। तो जब मैं यहाँ इस पर्टिकुलर जो फील्ड लाइंस है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके लिए जब मैं फाई नेट निकालूंगा तो वो क्या आएगा EA -EA, ये वाला बराबर 0। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर किया था उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल गया है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर है वो तो 0 हुआ। तो मैं बताने की आपको क्या कोशिश कर रहा हूं कि जो बाहर अगर कोई चार्ज रखा है तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करा रहा है क्रॉस सरफेस से, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल जा रहा है। तो यही रीजन है कि हम लोग बाहर रखे हुए चार्ज को गॉस ने कहा कि मत इंक्लूड कीजिए, सिर्फ जो अंदर रखे हुए हैं उसी चार्ज को लिखिए और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट कर दीजिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और मजेदार बात है, अगर कोई आपसे पूछे कि जो गॉस ने Q लिखा है, जो गॉस ने Q बाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, क्या वो इस Q को इंक्लूड करता है? तो जी हाँ, उसमें ये Q इंक्लूड होता है, लेकिन आप कैलकुलेशन करते टाइम, Q नेट निकालते टाइम या Q टोटल निकालते टाइम इसको यूज नहीं करेंगे। आप सिर्फ इनसाइड वाले जो Q's हैं उनको यूज करेंगे, Q का मतलब जो चार्ज है उनका मैथमेटिकल एडिशन करेंगे। लेकिन जो फाइनल फ्लक्स आ रहा है, ये वाला Q जो इफेक्ट डालता वो इसमें है। ये बात आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है, समझ गए हैं? ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बाहर जो चार्ज रखा है उसका इफेक्ट जो भी होता है, वो जो आप ये फॉर्मूला है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट रखोगे तो वो उसमें इंक्लूड है। यही गॉस की थ्योरम की स्पेशलिटी है। ठीक, अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको क्या बताता है, आ जाइए देखिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आपके पास अगर ये कोई सिलेंडर है, ठीक, मैं इसकी अगर इस सरफेस को 1 मान लूं, इस सरफेस को 2 और इस सरफेस को 3 मान लूं, तो ये क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज
इनसाइड क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। कि अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उससे पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, मैं आपको पहले लैंग्वेज लिखवा देता हूं। ये कहता क्या है? ये कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is zero if no charge is enclosed by surface। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हुआ। मान लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला है इसका एरिया वेक्टर इधर, रेड पेन का यूज कर लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। और सेकंड वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड वाले जो फेस है उसका जो एरिया वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया है, जब आप φ1 निकालोगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई ए कोस थीटा, जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 180, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अपोजिट है तो उनके बीच का एंगल 180 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के ई ए। जब आप φ2 के लिए कैलकुलेट करेंगे सेकंड वाली के लिए तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। यहाँ पे कोस की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू आएगी 0। और जब आप φ3 कैलकुलेट कोशिश करेंगे तो ई ए इसकी वैल्यू आएगी cos 90, आ जाएगी 0। तो फाई नेट जब आप निकालेंगे वो आएगा माइनस ई ए प्लस ई ए इज इक्वल्स टू 0। जो मैंने सेम चीज ऊपर भी करके बताई है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेन पर्पज आपको है कि केवल और केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड जो आपके पास चार्ज है उसी के कारण आप कैलकुलेट करेंगे। जो बाहर रखा है, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस इज जीरो। चौथी बात, बहुत ये कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है लेकिन आपको याद रखना चाहिए, इसमें ये बताने की कोशिश करता है कि गॉसियन सरफेस क्या होती है। आप ये टर्म बहुत पढ़ेंगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे गॉसियन सरफेस। तो ये क्या है? ये क्लोज्ड सरफेस, वो क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस जिस पर आप फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब आप जिस सरफेस पर गॉस लॉ जिस क्लोज्ड सरफेस पर गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट जिस पे आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स अपने देखने को मिलेंगे, पांचवा पॉइंट जिस पर आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि गॉस लॉ आप बेहतर यूज कर सकते हैं जब सिस्टम में सिमेट्री हो। वी यूज गॉस लॉ व्हेन द सिस्टम हैज सिमेट्री। ठीक है, अब ये सिमेट्री कैसी है ये मैं आपको अब न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, उससे आप जान जाएंगे कि मैं किस तरह की सिमेट्री की बात कर रहा हूं। जैसे आपके पास ये कोई हेमी सिलेंडर है, ठीक है, इस तरफ से बंद है वहां से खुला है, और यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा है। आपसे कहा गया है कि इसका फ्लक्स कैलकुलेट करो। ठीक, तो इसका फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? सिमेट्री को बनाएंगे। सिमेट्री को बनाने के लिए क्या करना है कि मान लीजिए कि अगर ये L डिस्टेंस है तो इसके ऊपर L डिस्टेंस का आप एक सिलेंडर और रख दीजिए, सिंपल। अब ये हो गई है एक पूरी गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस तो था ही, अब सिमेट्री भी हो गई है, जितना क्यू के नीचे है सिलेंडर उतना ही सिलेंडर क्यू के ऊपर है। तो जो फ्लक्स अभी इस पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ?
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मुझे तो आधे का निकालना है, तो फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई है? नहीं आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेफिक्र रहो, समझा, ये तो समझाऊंगा सिमेट्री कैसे हो रही है, इस बात से बेफिक्र रहो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये क्यूब, ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब और इसके यहाँ पे क्यू कोई चार्ज रखा है, तो फाई जो होगा क्यूब का वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपसे क्या कहा गया है कि आपको ये जो सरफेस है, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मैंने सरफेस लिख दिया है जो मार्क है, इस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो कोई भी जो क्यूब होता है उसमें कितने सरफेस होते हैं, अपनी नोटबुक उठा लीजिए, उसकी सरफेस गिन लीजिए, एक तो फ्रंट वाली होगी, एक चारों साइड जो विड्थ है वो, और एक नीचे वाली सरफेस है, तो 6 सरफेस है, तो एक सरफेस जो ये है, किसी भी सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप अपनी नोटबुक को अपने हाथ पर हॉरिजॉन्टली रख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था, वहीं से ये क्वेश्चन आप समझ पाए। मैं वापस से यहाँ पे आपके लिए क्यूब बना देता हूँ, ठीक है, क्यूब बना दिया है मैंने एक, जी हाँ, ये बन गया है क्यूब। अब इस क्यूब में ये वाली जो साइड है, इस पर एक चार्ज रखा है क्यू, अब इस साइड पर रखा है क्यू चार्ज। इससे पूछा गया है क्या, कि आप इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए पहला, और उसके बाद ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है फाई बताइए, सरफेस का मतलब मैंने लिखा है जो कवर्ड एरिया है, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। दो चीजें हैं। अब अकॉर्डिंग टू गो स्लो सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब क्या है कि जहां पे क्यू रखा है ये इस तरह से कवर्ड होना चाहिए कि दिखे ना, चारों तरफ इसके सेम एरिया हो। अब आप अपनी बुक को अपने हाथ पर हॉरिजॉन्टली रख लीजिए और उसके ऊपर वाले पार्ट पे जो एज है, जो एज है, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट का जो एज है, मतलब मैं आपको बताऊं, जो थिकनेस आपकी पड़ रही है उसके कहीं इस वाले एज पे जो आपको दिख रहा है, इस पे आप एक क्यू मान लीजिए, ठीक है। अब इस क्यू को अगर आपको कवर करना है तो आपको कितनी बुक की जरूरत पड़ेगी, आपका क्यू है, देख लीजिए कहाँ पे डायग्राम में है, अपनी बुक को अपने हाथ में उठा के रख लीजिए, समझना है तो एक बुक तो सिंपल सी बात है आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। मैं इसके लिए ग्रीन पेन यूज कर ले रहा हूँ, एक बुक आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। यहाँ तक कोई परेशानी? तो अब ये ऐसे दब गया, लेकिन मैंने क्या बताया था ये एज पे है, तो एक बुक मुझे पहले वाली बुक के ऊपर रखनी पड़ेगी, पूरी तरह से एक बुक मुझे पहले वाली बुक के ऊपर रखनी पड़ेगी कुछ इस तरह से, और एक बुक जो मैंने ये फ्रेश बुक लगाई है, एक बुक मुझे इस वाली बुक के ऊपर रखनी पड़ेगी। आप अपने यहाँ रख के देख लीजिए कि अगर आप क्यू के ऊपर इस तरह से 3 बुक और रख देंगे तो ये जो पॉइंट है ये दिखना आपको बंद हो जाएगा और एक सिमेट्री बन जाएगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर क्यूब इस तरह एक सरफेस पे होगा तो आपको 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो फाई होगा टोटल या नेट, पाई जो होगा टोटल या नेट वो होगा क्यू अपोन एप्सिलॉन नॉट। कब? जब आप इस पर 4 क्यूब लगा देंगे, तो फॉर गिवन क्यूब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गिवन क्यूब क्या होगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये बात समझ में आई? तो
ये इस सरफेस, जो ये सरफेस है, इससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। वो क्या होगा, 6 सरफेस होती है, 4 एप्सिलॉन इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ गया। लेकिन ये है क्या साहब, ये है गलत। गलत क्यों है ये मैं बता देता हूं, आइए। जो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं इस कवर सरफेस से, तो आप देखिए, जो आपका चार्ज जहां पे रखा है, ये वाला पोर्शन इस वाली बुक का, और ये वाला पोर्शन इसके बुक ऊपर वाली बुक का, सेम ये वाला पोर्शन इस वाली बुक का और इस बुक के भी ऊपर वाली बुक का। ये वाला जो पोर्शन है वो तो दब गया है ना, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा कैसे? बताइए, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा कैसे? हर एक बुक का, हर एक बुक का दो पार्ट, एक तो मैंने आपको दिखा दिया है, एक तो ये वाला पार्ट दब गया है, एक जो मैंने बुक रखी है नीचे वाली, इसका जो ये वाला एरिया था वो इसके ऊपर जब दूसरी बुक रखी उससे दबा, और उस बुक का भी ये वाला एरिया दबा। सेम जो ये पहले वाली बुक जो मैंने फर्स्ट नंबर पे बुक रखी थी, उसका जो ये वाला सरफेस है, और जो बुक उसके ऊपर रखी उसका जो नीचे वाला सरफेस है वो भी कवर हुआ। हर बुक का दो सरफेस तो कवर हो गया है ना। तो बची कितनी है? ओपन सरफेस जिनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल सकता है वो बची हुई है सिर्फ 4। तो जो आंसर होगा वो होगा 16 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन से दो पार्ट कवर है, एक तो वही वाला हर बुक का वो वाला पार्ट कवर है जहां पे आपका चार्ज रखा है, और फिर जो मेन फेस आपको दिख रहा है अपनी प्राइमरी बुक का, उसके ऊपर जब आप दूसरी बुक रखेंगे तो आपको दूसरी बुक का जो बैक वाला सरफेस है और पहली बुक का जो प्राइमरी सरफेस है वो कवर हो जाएगा। सेम इसी तरह बाकी की दो बुक का भी, तो सिर्फ 4 सरफेस ऐसी होंगी जो अनकवर होंगी। ठीक है, तो इस सरफेस से जो निकलेगा वो होगा Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये करा दूं, क्योंकि ये बाद में समझ में आने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर नहीं समझेंगे। अब मैं वापस से एक क्यूब ले ले रहा हूं, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा और टिपिकल बना दे रहा हूँ। अब इस बार मैं जो क्यू है ना वो यहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ पे। अपनी बुक उठाइए और बिल्कुल कोने पे जो इसका साइड वाला है वहां पे रख दीजिए। अब इसको कवर करने के लिए आपको कितनी बुक की जरूरत होगी मैं बताऊं? एक बुक तो बिल्कुल आपने जैसे पहले रखी थी, एक बुक तो आपने जैसे पहले रखी थी, एक बुक तो आप बिल्कुल इसके बराबर में रख देंगे। लेकिन ये इस बार कोने में है, कोने में, तो ये दबेगा नहीं। तो आपको इसे कवर करने के लिए एक बुक इस तरफ और एक बुक इसके पीछे तरफ लगानी पड़ेगी। ये वाला अगर आपने कोना लिया है, एक तो आपने बिल्कुल इसके बगल में रख दी, लेकिन ये जो कोना है एक बुक इसके ऊपर और लगानी पड़ेगी, और उसके बाद क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला होता तब भी आपको नीचे लगानी पड़ती, ऊपर वाला पोर्शन है तो अब आपको इन चारों बुकों के ऊपर एक एक बुक और रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये वाला पॉइंट कवर होगा। तो टोटल आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपको जरूरत पड़ेगी फाई जो होगा वो होगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि आपको टोटल 8 क्यूब हो गए हैं। आप बुक के जहां पे रखा है उस वाले एज पे चार्ज रखिए, उसके बगल में एक बुक, फिर उसके पीछे की तरफ एक बुक, और फिर वो जो 4 बुक हुई है उन चारों बुक के ऊपर एक एक बुक रखेंगे, तब जाके ये कवर होगा, तब जाके सिमेट्री बनेगी। यही थोड़ी सी ट्रिक है, लेकिन वो आप यूज से समझ जाएंगे कहाँ क्या करना है। अब जब आपको पूछेगा फाई गिवन क्यूब के लिए, तो आपका ये आ गया है, ठीक है, ये है फाई गिवन। और आपसे पूछते हैं किसी एक सरफेस के लिए, अगर आपसे पूछता है फाई सरफेस के लिए, तो फिर आप वही करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 6, जो कि फिर से गलत होगा। अब इसमें कितनी सरफेस कवर है मुझे ये बता दीजिए, इसमें कितनी सरफेस कवर है ये आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए। फाई जो है सरफेस, कितनी सरफेस कवर है भाई? एक तो ये वाली सरफेस कवर है एक बुक की, फिर जब आपने इसके इस तरफ भी बुक रखी तो ये वाली सरफेस भी कवर हुई, 2।
हुई या नहीं हुई? और फिर जब इसके ऊपर रखोगे तो ये वाली सरफेस भी कवर होगी। तो 6 में से 3 सरफेस कवर हो जाएगी, ये वाली सरफेस बचेगी, ये वाली सरफेस और इसके पीछे वाली सरफेस बचेगी, 3 सरफेस बचेंगी। तो कितनी सरफेस बचेगी? 3। ये होगा इस सरफेस से निकलने वाला, यानी कि Q/24 ε0। ये बात आपको मेरी समझ में आई है कि कौन कौन सी सरफेस कवर होगी? एक तो ये वाली जो पहले इस वाली बुक को रखने से हुई थी, जब आप इसके यहाँ पर एक बुक रखेंगे तो ये वाली सरफेस कवर होगी, और इसके ऊपर एक बुक रखेंगे तो ये वाली, हर बुक की ये 3 सरफेस कवर हो जाएंगी, 3 सरफेस खुली हुई बचेंगी। तो वही 3 सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। समझ में आया? ये आपने गॉस लॉ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली है। गॉस लॉ के बारे में आपने ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं। ये जो क्यूब वाला न्यूमेरिकल है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हर तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश की है। ओके, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 या 4 वीडियो में वो सब समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ, पूरे गॉस लॉ को एक बार वापस से देखिएगा, नहीं समझ में आया है। और कल हम जो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में जानेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर इस लेक्चर को आप ध्यान से बैठ के देखा होगा तो समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए आप पढ़िए। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग वापस से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, पूरे फिजिक्स की वीडियोस चैनल पे लाते रहें। पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।